हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम दोतला डेयरी के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। दोतला डेयरी एक डेयरी कंपनी है जिसका मार्केट कैप है 6,300 करोड़। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। इस वीडियो में हम दोतला डेयरी का बिजनेस मॉडल, Q3 FY26 का रिजल्ट, फिर इसका कॉन कॉल और इसका गाइडेंस, फिर हम देखेंगे इसमें कितना रेड फ्लैग्स है और कितना ग्रीन फ्लैग्स है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले बिजनेस मॉडल हम डिस्कस करते हैं। दोतला डेयरी एक डेयरी कंपनी है। जैसे हर एक डेयरी कंपनी दूध जो मिल्क प्रोक्योर करते हैं, फिर ये लोग इसको पैकेट करके सेल करते हैं और इसके साथ इसके कुछ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट और B2B वाला प्रोडक्ट भी इसके पास है। तो अगर आप इसका जो बिजनेस को आप डिवाइड करेंगे तो इसका बिजनेस का 3 वर्टिकल है। एक होता है आपका इंडिया वाला बिजनेस यानी कि डोमेस्टिक, दूसरा है इंटरनेशनल बिजनेस जो ईस्ट अफ्रीका में काम करते हैं, और तीसरा है इसका रिटेल ब्रांड। तो इंडिया वाले बिजनेस में इनका जो मेन जो इसका फ्लैगशिप ब्रांड है वो है आपका दोतला। तो दोतला के अंडर ये लोग साउदर्न मार्केट में यानी कि आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, इस सब सेगमेंट में ये सब जो मिल्क और उसके साथ जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट वगैरह है ये सब सेल करते हैं। और ओसाम डेयरी के थ्रू ये लोग ईस्ट रीजन में यानी कि वेस्ट बंगाल, फिर आपका बिहार, झारखंड, इस सब रीजन में ये लोग अपना मिल्क और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट सेल करते हैं। और इसके पास एक B2B वाला सेगमेंट है जिसका नाम है ऑर्गा फीड करके। ऑर्गा फीड मेनली क्या करते हैं, वो कैटल के लिए फीड वगैरह तैयार करते हैं और फार्मर को सेल करते हैं। एक B2B वाला सेगमेंट है यानी कि बिजनेस टू बिजनेस वाला एक सेगमेंट है। ये कैटल फीड में काम करते हैं। कैटल फीड के लिए, कैटल के लिए जो खबर वगैरह ये सब बनाते हैं और ये सेल करते हैं। तो ये इसका डोमेस्टिक यानी कि इंडियन सेगमेंट। फिर इसका है इंटरनेशनल बिजनेस जो कि ईस्ट अफ्रीका में है। ईस्ट अफ्रीका में उगांडा, केनिया, इस तरह के जो कंट्री है, इस तरह का कंट्री में ये लोग अपना एक्सपांशन करा है और इसमें भी ये लोग अपना प्रोडक्ट वगैरह सेल करते हैं, उससे भी इसका रेवेन्यू वगैरह आते हैं। और तीसरा है रिटेल ब्रांड। ये लोग दोतला रिटेल क्या पार्लर वगैरह खुला है और इस पार्लर में यानी कि आउटलेट में ये लोग अपना जो प्रोडक्ट मिल्क और जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है वो सब सेल करते हैं। तो इनका मोटा मोटी 3 बिजनेस सेगमेंट है। और अगर आप इसका देखेंगे तो इंडिया से 90% ये लोग बिजनेस करते हैं और 10% बिजनेस का रेवेन्यू आते हैं आपका इंटरनेशनल बिजनेस से। और अगर आप इसका प्रोडक्ट मिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो इनका जो मेन प्रोडक्ट है, इसका मेन प्रोडक्ट है इसका मिल्क। अगर आप मिल्क का परसेंटेज देखेंगे तो ऑलमोस्ट 74% का रेवेन्यू ये लोग मिल्क सेल करके आते हैं। फिर होता है आपका कार्ड वाला सेगमेंट। कार्ड सेल करके इनको ऑलमोस्ट 20% का रेवेन्यू आता है। और आधार भैप यानी कि आधार जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जैसे आपका चीज़, घी, बटर, पनीर, फिर उसके साथ आपका जो आइसक्रीम वगैरह है, आपका बटर मिल्क है, वो सब वगैरह जो प्रोडक्ट है उससे ये लोग 7% रेवेन्यू अर्न करते हैं। और इसका बाल्क सेल का एक डिवीज़न है, लेकिन इस क्वार्टर में बाल्क सेल का परसेंटेज है 0%। तो ये मोटा मोटी बात है। तो इसका टोटल अगर आप भैप का परसेंटेज देखेंगे यानी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का, वो है आपका ऑलमोस्ट 25%, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में अभी गिरा है। तो यही इसका मोटा मोटी बिजनेस मॉडल है। आप चलते इसका Q3 ऑफ FY26 के रिजल्ट। अगर आप देखेंगे इसका रेवेन्यू ऑलमोस्ट 14% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है। और 9 मंथ में अगर आप देखेंगे 8.5% इसका रेवेन्यू ग्रो किया है। इसका EBITDA 17% से ग्रो किया है और 9 मंथ में EBITDA 14% से ग्रो किया है। और EBITDA मार्जिन अगर हम देखेंगे गिरा है, उसके साथ पैट मार्जिन भी गिरा है और पैट ग्रो किया है 8%। तो इसको ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला है। अगर आप पूरे सेगमेंट को देखेंगे, पूरा डेयरी सेगमेंट को देखेंगे, सिर्फ एक हटसन एग्रो के सिवा कोई भी कंपनी का ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला है। किसी किसी का भी माइनस में रिजल्ट आया है, जैसे आपका पराग मिल्क एंड फूड, इसका -2% से पैट डिग्रो हुआ है। और इसका वैट का परसेंटेज है मोटा मोटी 25%, अगले साल में था 32%। तो मेरे हिसाब से ये एक रेड फ्लैग है। लेकिन इसका भी कुछ स्पेसिफिक रीज़न है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आप चलते इसका कॉन कॉल के बारे में, मैनेजमेंट ने क्या बताया है इस कॉन कॉल के बारे में, आगे का क्या आउटलुक दिया है, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले हम इसको देखेंगे इसका लो मार्जिन का रीज़न क्या है। अगर आप देखेंगे हर एक जो डेयरी कंपनी है, ऑलमोस्ट सभी कंपनी का आप देखेंगे मार्जिन नीचे की दिशा में जा रहा है, एक्सेप्ट हटसन एग्रो। अगर आप इसका मार्जिन का मूवमेंट क्यों साउथवर्ड है, इसका मेन रीज़न है इन लोग जो फार्मर से ये लोग
मिल्क वगैरह प्रोक्योर करते हैं, फिर इसको पैकेट करके दोतला ब्रांड के थ्रू ये लोग सेल कर देते हैं। सिंपल बिजनेस मॉडल है। और इनका जो रॉ मिल्क का जो परसेंटेज है वो है आपका 74%। और आप सबको पता ही है जो मिल्क वाले जो सेगमेंट है, प्योर मिल्क वाले सेगमेंट में आपको ऑपरेटिंग लेवरेज कम मिलता है और भैप वाले पोर्शन में आपको ऑपरेटिंग लेवरेज ज़्यादा मिलता है। और इसका 74% रेवेन्यू ये लोग आते हैं इसके रॉ मिल्क सेल करके। और रॉ मिल्क प्रोक्योरमेंट का जो प्राइस है तो उस प्राइस ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस में ऑलमोस्ट 15% 20% से ग्रो किया है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में भी 5 से 7% के बीच इसका प्राइस बढ़ा है। लेकिन वो जो प्राइस बढ़ा है उन लोगों ने एंड कस्टमर को उस जो प्राइस हाइक को ये लोग पास ऑन नहीं कर पाए, इसीलिए आप देखेंगे इसका मार्जिन वगैरह गिर गया है। मैनेजमेंट ने कहा है क्योंकि ये लोग जो अगर आप इसको जो पास ऑन कर पाएंगे तो आपका क्या होगा, आपका जो मार्केट शेयर है वो घट सकता है, इसीलिए उन्होंने अभी जो एक्स्ट्रा कॉस्ट उसको पास ऑन इन लोगों ने नहीं किया है, तो इसीलिए इसका मार्जिन घटा है। दूसरी बात मैनेजमेंट ने कहा है कि इसका B2B वाले सेगमेंट का सेल अभी घट चुका है, तो इसीलिए भी इसका मार्जिन नीचे की दिशा में आया है। और तीसरा है इसका जो ईस्ट अफ्रीका है उसमें भी इसको मार्जिन का थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन मिला है, क्योंकि मार्जिन घटा है ईस्ट जो अफ्रीका वाले सेगमेंट में, इसका भी रिजल्ट इसको मिला है आपका मार्जिन को घटने में। तो ये एक बात है। फिर चलते हैं जो इसका अगर प्रोडक्ट मिक्स देखेंगे तो इसका मिल्क वाले सेगमेंट देख 68% था, वो बढ़ के हो चुका है 74% ईयर ऑन ईयर बेसिस में। कार्ड वाले सेगमेंट भी बढ़ा है, अदर वैल्यूएडेड प्रोडक्ट का परसेंटेज गिरा है। तो और अगर आप मिल्क का पोर्शन देखेंगे तो 20% से अभी ग्रो किया है मिल्क वाले सेगमेंट। और इसका अफ्रीका वाला सेगमेंट से इसका ग्रोथ अच्छा है, 32% अफ्रीका वाला सेगमेंट से ग्रो किया है। और इसका ऑर्गा फीड जो कैटल फीड के सेगमेंट में है B2B वाला सेगमेंट, उसका कैटल फीड वाला सेगमेंट अगर आप देखेंगे वो भी ऑलमोस्ट 16% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है। तो इसका जो इंडिया वाला जो बिजनेस है ये थोड़ा डाउन है, इसीलिए आप देखेंगे इसका रेवेन्यू का ग्रोथ थोड़ा डाउन है, ये बात है। फिर अगर आप देखेंगे इसका B2B वाला सेल, तो इस क्वार्टर में B2B वाला सेल ऑलमोस्ट 0 के बराबर है। तो मैनेजमेंट ने कहा इसके रीज़न के भी बारे में, इसके रीज़न भी इसका मार्जिन घटने का एक मेन रीज़न है, तो ये बात है। और इसके एक्सपांसन के बारे में अगर आप डिस्कशन करेंगे, डोमेस्टिक में ये लोग महाराष्ट्र में इसका एक्सपांसन चल रहा है। और इस महाराष्ट्र में अगर आप एक्सपांसन करेंगे तो इसके ईस्ट वाले सेगमेंट को ये लोग इसके रडार में आ जाएगा। और ओसाम ब्रांड के थ्रू ये लोग तो अपना ईस्ट वाले सेगमेंट में ये लोग बिजनेस कर रहा है। और ये लोग उगांडा में और केनिया में भी एक्सपांसन और ज़्यादा कर रहा है, क्योंकि उस वाले सेगमेंट में मैनेजमेंट को अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है, ये बात है। फिर अगर आप भैप परसेंटेज के बारे में डिस्कस करेंगे तो पहले इसका भैप परसेंटेज 30% के ऊपर था, लेकिन इस क्वार्टर में अगर आप देखेंगे इसका भैप परसेंटेज है ऑलमोस्ट 25%। तो मेरे हिसाब से अगर आपको भैप का परसेंटेज ऊपर की दिशा में नहीं जाएगा तो आपका रेवेन्यू धीरे धीरे नीचे की दिशा में आएगा, ये एकदम फिक्स्ड बात है, ये आप कह सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। और अगर आप इसका गाइडेंस के बारे में डिस्कस करेंगे तो मैनेजमेंट ने इस क्वार्टर में कोई भी गाइडेंस वगैरह प्रोवाइड नहीं किया है, लेकिन अगले 1-2 क्वार्टर पहले मैनेजमेंट ने कहा था कि ये लोग ऑलमोस्ट 14 से 15% के बीच ये लोग अपना रेवेन्यू FY26 में ग्रो करेंगे। लेकिन अगर आप इसका रिजल्ट देखेंगे 9 मंथ में इन लोगों ने 8.5% का रेवेन्यू ग्रो किया है, लेकिन मेरे हिसाब से ये ग्रोथ अच्छे नहीं है। जो मैनेजमेंट जो गाइड किया था 13 से 15% के बीच में, मेरे को लगता है FY26 में उस वाले जो गाइडेंस को ये लोग बीट नहीं कर पाएंगे मेरे हिसाब से। अब देखते हैं जब Q4 का रिजल्ट आएंगे तब क्या होता है, ये एक बात है। और मार्जिन के बारे में मैनेजमेंट का गाइडेंस है वो कि 8 से 9% का मार्जिन ये लोग करेंगे। अगर आप अभी जो EBITDA मार्जिन है वो ऑलमोस्ट 7.5 के बीच में, 7 से 8 के बीच में है, तो मार्जिन बढ़ने का एक स्कोप है जो मैनेजमेंट ने कहा है। और इसके साथ मैनेजमेंट ने भी कहा है कि ये लोग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का परसेंटेज ये लोग बढ़ाएंगे। तो अभी 25% है, इसको ये लोग 30 से 32% कर देंगे। इससे क्या होगा, इससे इसका मार्जिन इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो यही मोटा मोटी इसका कॉन कॉल का समरी है। उसके बाद हम इसका थोड़ा ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग के बारे में बात करेंगे। पहले रेड फ्लैग बात करते हैं। तो इसका जो मेन रेड फ्लैग है ये इसका रॉ मिल्क का परसेंटेज ज़्यादा होना।
अगर आप इसका रॉ मिल्क का परसेंटेज देखेंगे, यानी कि जो मिल्क प्रोक्योर करते हैं और पैकेट के बना के एक हाफ लीटर या फिर आपका 1 लीटर 2 लीटर का जो पाउच में पैकेट में आता है, उसका परसेंटेज है 74%। मेरे हिसाब से और जो कंपनी है जैसे आपका पराग है, आपका हटसन एग्रो है, सभी का आप देखेंगे वो लोग धीरे धीरे रॉ मिल्क का परसेंटेज नीचे की दिशा में आने का उसका प्रयास है, क्योंकि उस वाले सेगमेंट में आपको मार्जिन कम आता है। अगर आप कहेंगे तो जो रॉ मिल्क है उसका अगर मार्जिन होता है ऑलमोस्ट 4 से 5% के बीच, लेकिन एक आइसक्रीम वाले सेगमेंट में यानी कि वैल्यू एडेड वाले सेगमेंट में आपका मार्जिन होता है 14 से 15%। तो ये इसमें ही आप डिफरेंस देख सकते हैं क्यों, और जो कंपनी है वो क्यों रॉ मिल्क का जो परसेंटेज है वो क्यों नीचे की दिशा में आ रहा है, और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का परसेंटेज वो लोग क्यों ऊपर की दिशा में जाने का उनका इरादा है। तो ये बात है, लेकिन इसका जो रॉ मिल्क वाले परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 75% है। एक रेड फ्लैग। दूसरा रेड फ्लैग है मार्जिन डाउन। अगर आप देखेंगे इसका मार्जिन डाउन है क्योंकि इन लोगों का वैप का परसेंटेज थोड़ा कम है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस में वैप का परसेंटेज वो भी नीचे आया है। अगर आप और दूसरे कंपनी को देखेंगे उसका वैप का परसेंटेज धीरे धीरे ऊपर की दिशा में जा रहा है, लेकिन इसका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का परसेंटेज अभी नीचे है, गाइडेंस है ऊपर की दिशा में जाने का, ये बात है। और इसका अगर आप रॉ मिल्क का परसेंटेज नहीं घटाएंगे तो आपको मार्जिन को इम्प्रूव करना बहुत दिक्कत की बात होगा, ये बात है। और एक है गाइडेंस के बारे में डिस्कशन। मैनेजमेंट पहले गाइडेंस दिया था 13 से 15% के बीच उसका FY26 का गाइडेंस होगा, लेकिन अगर आप देखेंगे Q1 में इसका ग्रोथ था 10%, Q2 में रेवेन्यू था ऑलमोस्ट फ्लैट, Q3 में है 13%, और 9 मंथ बेसिस में देखेंगे तो बिलो 10% यानी कि 8.5% इसका रेवेन्यू ग्रोथ है। तो मेरे हिसाब से ये कतई कम है। मैनेजमेंट जो गाइड किया था 13 से 15% वो ये लोग अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका जो लास्ट 3 क्वार्टर गया है वो मेरे हिसाब से ख़राब गया है। और भी कंपनी का ख़राब गया है लेकिन इसका भी ख़राब गया है। ये 3 रेड फ्लैग मेरे को मिला है। और अगर आप ग्रीन फ्लैग के बारे में डिस्कस करेंगे तो ये लोग धीरे धीरे B2B वाले सेगमेंट का परसेंटेज कम कर रहा है, तो मेरे हिसाब से ये अच्छा है, क्योंकि B2B वाले सेगमेंट में आपको मार्जिन कम मिलता है और B2C में आपको ज़्यादा मार्जिन मिलता है। दूसरा है आपका इंक्रीज ऑफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। ये लोग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का परसेंटेज अभी कम है, लेकिन फ्यूचर में ये लोग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का परसेंटेज बढ़ाएंगे। जितना वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का परसेंटेज बढ़ाएंगे उतना ही उसको मार्जिन में फ़ायदा मिलेगा, ये बात है। और उसके साथ एक्सपांसन, ये लोग महाराष्ट्र में एक्सपांसन कर रहा है, आपका आउट ऑफ कंट्री यानी कि उगांडा और केनिया में एक्सपांसन कर रहा है, तो उससे भी इसको रेवेन्यू थोड़ा बहुत आएगा। तो यही इसका रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग मैंने डिस्कस कर दिया है। अब चलते इसका वैल्यूएशन के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं आगे। आप अगर इसका 9 मंथ का पैट देखेंगे तो ऑलमोस्ट 200 करोड़ का ये लोग 200 करोड़ का पैट इन लोगों ने 9 मंथ में किया है। अगर आप कॉन्जर्वेटिवली इसको 250 करोड़ पकड़ेंगे तो इसका FY26 का फॉरवर्ड भी आ रहा है 25 के बीच में आ रहा है। तो मेरे हिसाब से, और इसका ग्रोथ चल रहा है 9 मंथ का देखेंगे तो बिलो 10%। तो मेरे हिसाब से ये बेट एकदम ही अच्छा नहीं है। इससे अच्छा बेट आपको हटसन में मिलेगा। हटसन बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है उसका, लेकिन उसका वैल्यूएशन थोड़ा हाई है। फिर भी उसका वैल्यूएशन हाई हो सकता है, लेकिन उसका बिजनेस सही दिशा में रन कर रहा है। लेकिन इसका वैल्यूएशन मेरे को पसंद नहीं आया है। एंड तो मोटा मोटी यही था इसका वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज डोंट टेक इट ए बाय सेल को रिकमेंडेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।